जय भीम दोस्तों। तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये भाषण औपचारिक रूप से अपना कार्य समाप्त करने से एक दिन पहले ही दिया था। तो दोस्तों, ये भाषण सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ऐसे ही हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। उन्होंने जो चेतावनी दी उसमें एक प्रजातंत्र में जन आंदोलन का स्थान यानी कश्मीराई नेताओं का अंधानुकरण और मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र की सीमाएं वे आज भी प्रासंगिक है और पेश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भाषण महोदय संविधान सभा के कार्य पर नजर डालते हुए 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान संविधान सभा की कुल मिलाकर 11 बैठकें हुई है और इन 11 से 17 में से 6 उद्देश्य प्रस्ताव पास हुए और करने के तथा मूलभूत अधिकारों पर, संघीय संविधान पर, संघ की शक्तियों पर, राज्यों की समितियों की रिपोर्ट पर विचार करने में व्यतीत हो गए। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें में सत्र प्रारूप समिति पर विचार करने के लिए उपयोग किए गए हैं और संविधान सभा के इन 11 सत्र में 165 दिन कार्य हुआ और इनमें से 114 दिन प्रारूप संविधान के विचार लगाए। और प्रारूप समिति की बात करें तो वे 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा चुनी गए थी और उनकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई थी और 30 अगस्त से 141 दिनों तक वे प्रारूप संविधान तैयार करने में जुटी रही। तभी प्रारूप समिति द्वारा आधार रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाए गए प्रारूप संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचित थे। प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा को पेश किए गए पहले प्रारूप समिति यानी संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। उस पर विचार किए जाने की अवधि के अंत तक प्रारूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई और अपने अंतिम स्वरूप के प्रारूप संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं और प्रारूप समिति यानी संविधान के कुल मिलाकर 635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और इनमें से कुल मिलाकर जब 284-73 संशोधन वास्तव में सदन के विचारा प्रस्तुत किए गए। मैं इन तथ्यों का उल्लेख करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय ये कहा जा रहा था कि अपना पूरा काम करने के लिए भी सभा ने अपने आप को बहुत लंबा समय लिया था और ये है कि वह आराम से कार्य करते हुए सार्वजनिक धन का अपव्यय कर रहे थे और उसकी तुलना नीरो से की जा रही थी जो रोम के जलने के समय बंसी बजा रहा था। क्या इस शिकायत का कोई औचित्य है? जरा देखें कि अन्य देशों के संविधान सभा ने जिन्हें उनका संविधान बनाने के लिए नियुक्त किया गया था कितना समय लिया। कुछ उदाहरण ले तो अमेरिकन कनेक्शन ने 25 मई 1747 को पहली बैठक की और अपना कार्य 17 सितंबर से 1747 अर्थात 4 महीनों के भीतर पूरा कर दिया और कनाडा की संविधान की सभा की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1864 को हुई और 2 वर्ष 5 महीने का समय लेकर मार्च 1867 में संविधान सभा यानी कानून बनकर तैयार हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो मार्च 1891 और 9 वर्ष लगने के बाद 9 जुलाई 1900 इस साल में संविधान कानून बन गया। और दक्षिण अफ्रीका की सभा की भी बैठक भी अक्टूबर 1908 में हुई और जब 1 वर्ष के समय के बाद 20 सितंबर 1909 को संविधान और कानून बन गया।
ये सच है कि हमने अमेरिकन या दक्षिण अफ्रीकी सभी और सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया, परंतु हमने कैनेडियन सभा से अधिक समय नहीं लिया और ऑस्ट्रेलियन सभा से तो बहुत ही कम संविधान निर्माण में यानी समय भी कम से अधिक विधियों की तुलना करते हैं। समय तो दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो ये है कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुकाबले बहुत छोटे आकार की है। जैसा मैंने बताया, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है, जिनमें से पहले 4 और सब मिलकर 21 धाराओं में विभाजित हैं। कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया में 128 और दक्षिण अफ्रीका में 153 धाराएं हैं। याद रखने लायक दूसरी बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान सभा में और निर्माताओं को संशोधनों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वह जिस रूप में प्रस्तुत किए गए वैसे ही पास हो गए। इसकी तुलना में इस संविधान सभा को और सभी 1473 संशोधन का निपटारा करना पड़ा और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विलंब के सभी आरोप मुझे बिल्कुल निराधार लगते हैं और इतने दुर्गम कार्य को इतने कम समय में और पूरा करने के लिए ये सभा स्वयं को बधाई दे सकती है। प्रारूप समिति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता की बात करें तो नजरुद्दीन अहमद ने उनकी निंदा करने को अपना फर्ज पूरा किया और समझा और उनकी राय में प्रारूप समिति द्वारा किए गए कार्य न तो तारीफ के काबिल है और बल्कि निश्चित रूप से औसत से कम दर्जे का है और प्रारूप समिति के कार्य पर सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है और अपनी राय व्यक्त करने के लिए नजरुद्दीन अहमद का ख्याल है कि प्रारूप समिति के किसी भी सदस्य के मुकाबले उनमें ज़्यादा प्रतिमा है और प्रारूप समिति के किसी भी सदस्य और उनकी समिति और उनके दावे को चुनौती नहीं देना चाहिए। और इस बात का दूसरा पहलू ये है कि यदि सभा ने उन्हें इस समिति में नियुक्त करने में काबिल समझा होता तो समिति अपने बीच उनकी उपस्थिति का स्वागत करती। यदि संविधान निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी तो निश्चित रूप से इनमें प्रारूप समिति का कोई दोष नहीं था और प्रारूप समिति के प्रति अपनी नफरत जताने के लिए नजरुद्दीन ने उसे एक नया नाम दिया। वे उसे दिल्ली कमेटी कहते हैं और उसी तौर पर जब निसंदेह नजरुद्दीन अपने व्यंग पर खुश रहेंगे, परंतु ये साफ है कि वे नहीं जानते कि बिना कुशलता के बहने और कुशलता के साथ बहने में अंतर है। यदि प्रारूप समिति एक दिल कर यानी प्रारूप समिति के तो ऐसा कभी नहीं था कि स्थिति पर उनकी पकड़ मजबूत ना हो। वे केवल ये सोचकर पानी में कांटा नहीं डाल रही थी कि सहयोग से मछली फंस जाए। उसे जाने पहचानने में पानी में जब लगे कि लक्षित मछली की तलाश थी, किसी भी बेहतर चीज की तलाश में रहना, प्रभाव में बहना नहीं। यद्यपि नजरुद्दीन ऐसा कहकर प्रारूप समिति की तारीफ करना नहीं चाहते थे, मैं और इसे तारीफ के रूप में ही ले लेती हूँ और समिति को संशोधन दोषपूर्ण लगे उन्हें वापस लेने और उनके साथ स्थान पर बेहतर संशोधन प्रस्तावित करने की ईमानदारी और साहस नहीं दिखाया। उसी की चलते ही वह अपना कर्तव्य पालन न करने और मिथ्या अभिमानी की दोषी होते। यदि एक गलती करने के बावजूद भी
मुझे खुशी है कि प्रारूप समिति ने ऐसी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया और उन्हें ठीक करने के लिए एक कदम उठाया। ये देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि जब प्रारूप समिति द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करने में एक अकेले सदस्य को ही सभी कार्य में और उनको छोड़कर संविधान सभा के सभी सदस्य एक मत थे और मुझे विश्वास है कि अपने श्रम की इतनी सहज और उदार प्रशंसा से प्रारूप समिति को प्रसन्नता होगी। सभा के सदस्य और प्रारूप समिति के सभी सदस्य और मेरे सहयोगी द्वारा मुक्त कंठ से मेरी जो प्रशंसा की गई उससे मैं और सभी समिति के मेरे सहयोग इतना ही अभिभूत हो गई हूँ कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही बाबा साहेब से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत